गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आज का टॉपिक है मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के रूप में परिवार। मानवीय आवश्यकताओं को किस प्रकार परिवार पूरा करता है और किस प्रकार का योगदान देता है, यह आज के पाठ में हम लोग पढ़ेंगे। भारतीय परिवार कितने प्रकार के होते हैं? भारतीय परिवार 3 प्रकार के होते हैं: संख्या के आधार पर, अधिकार के आधार पर और विवाह के आधार पर। संख्या के आधार पर 2 प्रकार के परिवार होते हैं: केंद्रीय परिवार और संयुक्त परिवार। अधिकार के आधार पर 2 तरह के होते हैं: पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक। विवाह के आधार पर भी 2 प्रकार के परिवार पाए जाते हैं, जिसमें एक है एक विवाही परिवार और दूसरा है बहुविवाही परिवार। बहुविवाही परिवार के अंतर्गत 3 प्रकार के परिवार आते हैं, जो है एक बहुपत्नी विवाही परिवार, बहुपति विवाही परिवार और समूह विवाही परिवार। तो इन सभी परिवारों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। संख्या के आधार पर केंद्रीय परिवार पहला है। केंद्रीय परिवार, इसे एकांकी परिवार या एकल परिवार भी कहते हैं। केंद्रीय या नाभिकीय परिवार का सबसे छोटा रूप है, जो एक पुरुष, स्त्री तथा उनके आश्रित बच्चों से मिलकर बना होता है। इस प्रकार के परिवार में अन्य रिश्तेदारों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। इसमें बच्चे भी अविवाहित होते हैं और विवाह के बाद अपना एक नाभिकीय परिवार या एकल परिवार बना लेते हैं। ऐसे परिवारों का आकार बहुत ही सीमित होता है और इनका बच्चों के जीवन पर काफी रचनात्मक प्रभाव पड़ता है। दूसरा है इसमें संयुक्त परिवार। एक संयुक्त परिवार में 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के लोग एक साथ एक ही घर में निवास करते हैं। उनकी संपत्ति सामूहिक रूप से होती है। वे एक ही रसोई में बना भोजन करते हैं, सामूहिक पूजा में भाग लेते हैं तथा संयुक्त परिवार के सदस्य अधिकारों एवं दायित्वों को एक दूसरे के निभाते हैं। वैज्ञानिक दुबे का कहना है, यदि कई मूल परिवार एक साथ सम्मिलित रूप से एक जगह पर रहे तो उसे संयुक्त परिवार कहा जा सकता है। यदि कई मूल के परिवार एक साथ रहते हों, उनमें निकटता हो, एक स्थान पर भोजन करते हों, एक आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करते हों, तो उन्हें सम्मिलित रूप से संयुक्त परिवार कहा जाता है। एक संयुक्त परिवार में दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, चचेरे भाई बहन, उनकी पत्नियां, बच्चे, विधवा बहनें या बेटियां होती हैं। हिंदुओं में और मुख्यतः गांवों में इस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। अगला है अधिकार के आधार पर परिवार। परिवार में माता पिता में से किसी की सत्ता चलती है या किसे अधिक अधिकार प्राप्त है, इस आधार पर परिवारों को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला अधिकार है पितृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक परिवार में सत्ता और अधिकार पिता या पुरुषों के हाथ में होता है। ये ही परिवार का नियंत्रण करते हैं। दूसरा है मातृसत्तात्मक। मातृसत्तात्मक ऐसे परिवारों में पितृसत्तात्मक के विपरीत माता में या उस परिवार की स्त्री में ही अधिकार या सत्ता निहित होती है। वही परिवार का नियंत्रण बनाए रखती है और कभी कभी कोई पुरुष इसकी तरफ कार्य करती है। कहीं पर स्त्रियों को ये अधिकार वास्तविक है तो कहीं नाम मात्र के। भारत में खासी, गारो आदि लोगों में इस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। अब तीसरा है विवाह के आधार पर परिवार। विवाह के आधार पर पहला है एक विवाही परिवार। एक विवाही परिवार क्या है? एक विवाह परिवार में एक पुरुष, एक स्त्री या एक स्त्री पुरुष सम्मिलित होते हैं। इसमें पति पत्नी, उनके अविवाहित बच्चे, एक अविवाहित पुरुष परिवार में पुरुष को
एक समय में विवाह तो एक ही स्त्री से करने दिया जाता है, किंतु पत्नी की मृत्यु के बाद पुरुष या पुरुष की मृत्यु के बाद स्त्री पुनः पुनः विवाह कर लेती है। इस प्रकार से तलाक हो जाने के बाद भी स्त्री पुरुष को पुनः विवाह की स्वीकृति मिल जाती है। दूसरा है बहुविवाही परिवार। इसमें ऐसे परिवारों में एक समय में एक से अधिक जीवन साथी रखे जा सकते हैं, जिसमें पहला है बहुपत्नी विवाही परिवार। जब एक पुरुष एक समय में एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करने के पश्चात उसे अपने परिवार में रखता है तो उसे बहुपत्निक परिवार कहा जाता है। मुसलमानों में एक पुरुष को 4 तक की पत्नियां रखने की स्वीकृति है। भारत में नागा, बैगा, गोंड जनजातियों में बहुपत्निक परिवार पाए जाते हैं। दूसरा है बहुपति विवाह। बहुपत्नी विवाह के से उल्टा बहुपति विवाह, जिसमें एक स्त्री एक समय में एक से अधिक पुरुषों के साथ विवाह करती है, उसे बहुपति विवाह कहते हैं। इसके भी 2 रूप हैं। एक वह जिसमें सभी भाई मिलकर एक स्त्री से विवाह करते हैं, उसे भातृ बहुपतिक विवाह कहते हैं। या तो अभातृक या बहुपति परिवार में वह जिसमें एक दूसरे के भाई न होकर अन्य रिश्तेदार भी हो सकते हैं या अन्य प्रकार के पुरुष भी हो सकते हैं। इस प्रकार के परिवार को जंसौर या बाबर के खस, नीलगिरी या टोहा या मालाबार में या लोगों में या तिब्बत में पाए जाते हैं। अगला है समूह विवाही परिवार। समूह विवाह में जब कई भाई या कई पुरुष मिलकर स्त्रियों के एक समूह से विवाह करें, सब स्त्रियां मिलकर एक साथ समान रूप से पति हों तो वह समूह विवाही परिवार कहलाता है। इस प्रकार परिवार के 3 प्रकार हैं: संख्या के आधार पर, आधार के परिवार पर और अधिकार के आधार पर और परिवार के आधार पर। संख्या के आधार पर केंद्रीय परिवार और संयुक्त परिवार होते हैं। अधिकार के आधार पर पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक। विवाह के आधार पर एक विवाही और बहु विवाही परिवार पाए जाते हैं। अगला टॉपिक है परिवार में आवश्यकताओं की पूर्ति। एक परिवार हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति किस प्रकार करता है, जिसमें है प्राथमिक आवश्यकता की पूर्ति। प्राथमिक यानी मूलभूत आवश्यकताएं या फिर जिसे कहते हैं आवश्यक आवश्यकताएं। परिवार अपने सदस्यों की प्राथमिक आवश्यकता की पूर्ति करता है, जिसमें से यह कुछ निम्न आवश्यकताएं यहाँ लिखी हुई हैं। जैसे पहला है यौन इच्छा की पूर्ति। यौन इच्छा मनुष्य की नैसर्गिक इच्छा है, इसकी पूर्ति परिवार में ही होती है। व्यक्ति परिवार से बाहर अपनी यौन इच्छा की पूर्ति नहीं करता है, किंतु यह मानव सभ्यता एवं सामाजिकता के प्रतिकूल है। समाज व्यक्ति को उसकी खुली छूट भी नहीं दे सकता, अन्यथा समाज में अनाचार व्याप्त हो जाएगा। अतः उसकी संतान का भविष्य भी अंधकार में हो जाता है। अतः विवाह के द्वारा समाज पति पत्नी को यौन इच्छा पूर्ति की स्वीकृति प्रदान करता है, उनकी संतान को भी पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा है संतानोत्पत्ति। प्रत्येक व्यक्ति में ममता और वात्सल्य की भावना पाई जाती है, जिसे वह संतानोत्पत्ति द्वारा संतुष्ट करता है। पति पत्नी के द्वारा ही उत्पन्न संतान को वैध माना जाता है। विवाह से पूर्व न कोई पति पत्नी होता है और न ही उसकी संतान की वैधता मानी जाती है। इसके बाद है संतान का पालन पोषण। जन्म के समय शिशु बिल्कुल असहाय और निर्बोध होता है। इसके पालन पोषण का पूरा दायित्व परिवार पर ही होता है। परिवार की उपेक्षा बच्चे की मृत्यु का कारण बनती है। अतः परिवार का दायित्व केवल संतान उत्पन्न करना ही नहीं, बल्कि उसके पालन पोषण का पूरा दायित्व माता पिता और परिवार पर होता है। अगला है भोजन की व्यवस्था। भोजन व्यक्ति की प्राथमिक और मौलिक आवश्यकता है। परिवार ही अपने सदस्यों के लिए भोजन की व्यवस्था करता है। परिवार में केवल भोजन की व्यवस्था ही नहीं होती, बल्कि प्रेम स्नेहपूर्ण भोजन कराने की भी व्यवस्था कहीं नहीं मिलती है।
अगला है वस्त्र। शरीर की सुरक्षा सभ्यतापूर्ण जीवन के लिए व्यक्ति को मौसम और परिस्थिति के अनुकूल वस्त्रों की आवश्यकता होती है। परिवार इस अपने सदस्यों के लिए वस्त्रों की व्यवस्था भी करता है। निवास की व्यवस्था। प्रत्येक परिवार अपने सदस्यों की सुविधा और सुरक्षा के लिए किसी न किसी प्रकार के निवास स्थान की व्यवस्था अवश्य करता है। अगला है जीवन की सुरक्षा। परिवार के सदस्यों की जीवन की सुरक्षा, रोगी की देखभाल, वृद्धों की सेवा एवं सुविधा का सुरक्षित स्थान है। परिवार में रहकर ही व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकता है। इसके बाद आता है गौण आवश्यकताओं की पूर्ति। परिवार अपने सदस्यों की गौण आवश्यकताओं की भी पूर्ति करता है, जिसमें पहला है भौतिक आवश्यकताएं। भौतिक आवश्यकताओं में व्यक्ति की सुविधा, आराम, कार्य क्षमता में वृद्धि, सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने में सहयोग करती है। प्रत्येक परिवार अपनी आर्थिक क्षमता अनुसार इसकी व्यवस्था करता है। उदाहरण के लिए सदस्यों के बैठने, उठने, लेटने, कार्य करने के लिए फर्नीचर, रात्रि में प्रकाश की सुविधा, बिजली, पानी के लिए नल, प्रेशर पंप, टुल्लू पंप या मौसम के अनुसार कूलर या हीटर की पूर्ति करता है। मानसिक आवश्यकताएं। मानसिक आवश्यकताओं में सदस्यों को मानसिक सुरक्षा प्रदान करना, उचित दिशा में बच्चों का संवेगात्मक विकास कराना, विभिन्न मूल प्रवृत्तियों की संतुष्टि करना जैसे काम, वात्सल्य, प्रेम, सहानुभूति, घृणा, अपमान इत्यादि। विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं का भी विकास करना जैसे जिज्ञासा, तर्क, निरीक्षण, विभिन्न विचारों का भी आदान प्रदान करना। तीसरा है सामाजिक आवश्यकताएं। सामाजिक आवश्यकताओं में सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता बालक का सामाजिकरण होता है, जो परिवार के अंदर ही बालक को मिलता है। परिवार एक ऐसे महत्वपूर्ण सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है जो अन्य किसी संस्था या समूह द्वारा नहीं किया जा सकता। वह है बालक का सामाजिकरण। जन्म के बाद बालक में अनेक प्रवृत्तियां होती हैं। परिवार द्वारा इनका शोधन होता है तथा उनमें अनेक गुणों का बीजारोपण भी होता है, जो उसे एक सामाजिक प्राणी बनाने में सहयोग करते हैं। शिष्टाचार, नैतिकता, सदाचार, भाषा आदि बालक परिवार से ही सीखता है। केवल बाल्यावस्था में नहीं बल्कि जीवन पर्यंत परिवार व्यक्ति के सामाजिकरण करने की भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त परिवार में सामाजिक विरासत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होती रहती है, जैसे जन रीतियाँ, परंपराएं, विश्वास, आदर्श, रीति रिवाज, आदर्श, रूढ़ियाँ, नैतिक नियम आदि। परिवार की सामाजिक स्थिति के अनुसार सामाजिक प्रतिष्ठा और वैवाहिक संबंधों का निर्धारण होता है। परिवार अपने सदस्यों को सामाजिक अपमान और आर्थिक कठिनाइयों, मुसीबत में से सुरक्षा प्रदान करता है। परिवार जीवन साथी के चुनाव एवं विवाह द्वारा अन्य परिवारों की उत्पत्ति भी करता है। अगला है सांस्कृतिक आवश्यकताएं। सांस्कृतिक आवश्यकता में प्रत्येक व्यक्ति परिवार में रहकर ही अपनी संस्कृति से परिचित होता है। भाषा, कला, ज्ञान, विश्वास, रीति रिवाज आदि का ज्ञान उसे अपने परिवार से ही प्राप्त होता है। न केवल सामाजिक बल्कि परिवार अपनी सांस्कृतिक विरासत को भी पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करता रहता है। शैक्षिक कार्य। परिवार बच्चे की प्रथम पाठशाला है। बच्चा अपनी अनुकरण प्रवृत्ति के कारण अपने बड़ों से ही अनेक बातें सीखता है, अपनी जिज्ञासा को शांत करता है, बौद्धिक विकास करता है। प्राचीन समय में इतनी शिक्षा संस्थाएं नहीं थी, केवल लड़कों को गुरुकुल भेजा जाता था, किंतु लड़कियों को हर समय घर पर ही शिक्षा देने का काम किया जाता था।
पारिवारिक शिक्षा प्राप्त करके शिक्षिकाएं भविष्य में एक कुशल गृहिणी सिद्ध होती थी और अपना परिवार में नाम मर्यादा बनाए रखती थी। अगला है मनोरंजक संतुष्टि। मनोरंजन भी मानव जीवन का एक अंग है। दिन भर व्यक्ति काम की तलाश में होने के बाद उसका मन बदलाव की इच्छा करता है। उसे उसकी थकान दूर करने के लिए, स्फूर्ति संचार करने के लिए परिवार में रहकर करता है। परिवार अपने सदस्यों को स्वस्थ मनोरंजन भी प्रदान करता है, जैसे हंसी मजाक, कहानियों द्वारा एक दूसरे का मनोरंजन करना। वास्तव में परिवार मनुष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण संस्था है। एक आदर्श परिवार केवल व्यक्ति की ही नहीं बल्कि एक सभ्य समाज का भी अनिवार्य आवश्यकता है।